अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकंड का टॉपिक 2.2 दैट इज़ मॉलिक्यूलर एंड केमिकल बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन। ओके, तो मसल कंट्रैक्शन में जाने से पहले हम थोड़ा सा मसल्स के बारे में जान लेते हैं। सो मसल हमारे बॉडी में जैसे दूसरे सिस्टम्स हैं, जैसे कि एंडोक्राइन सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, वैसे ही एक सिस्टम है मसल्स का, ठीक है, दैट जिसको हम क्या बोलते हैं, मस्कुलर सिस्टम। मेनली जो मस्कुलर सिस्टम है ये इन्वॉल्व रहता है किसमें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स में। जैसे कि जब हम चलते हैं तो वहाँ पे मसल यूज़ होता है, जब हम बात करते हैं वहाँ पे मसल यूज़ करता है, हमारा हार्ट बीट होता है वहाँ पे मसल यूज़ होते हैं, हम जब हम खाना खाते हैं तब वहाँ पे मसल यूज़ होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे ये मसल है वो यूज़ होता है। मेनली जो मसल्स है वो मूवमेंट के रिलेटेड है। सो देयर आर अबाउट 700 मसल्स दैट आर कनेक्टेड टू द बोन्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम विच रफली हाफ मेक अप द ह्यूमन्स बॉडी वेट। तो अगर हम बात करेंगे तो कितने मसल्स हैं, 700 मसल्स हैं जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच है, और जो हमारे बॉडी का जो वेट बनाता है दैट इज़ हाफ जो वेट बनता है तो वो मसल से बनता है। तो जितने भी मसल्स हैं, जितने भी टाइप्स के मसल्स हैं, दे आर डिफरेंट ऑर्गन मेड ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड टेंडन्स। ठीक है, एवरी मसल्स इज डिफरेंट ऑर्गन मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स टिश्यू, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड टेंडन्स। तो जो मसल्स है वो डिफरेंट ऑर्गन है, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स टिश्यू बनाता है, ब्लड वेसल्स बनाते हैं, नर्व्स जो बनते हैं और टेंडोन जो बनते हैं, तो वो सब क्या है, मसल से, बट वो डिफरेंट है। सो मसल टिश्यू की बात करेंगे तो हार्ट में पाया जाता है, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स में पाए जाते हैं। और जो ये मसल्स है इट इज़ नॉन फॉर इट्स कंट्रैक्टिलिटी, ठीक है, कंट्रैक्शन दिखाता है, एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, आप ऐसे हाथ को आगे करो दैट वो एक्सटेंट होता है, एंड इलास्टिसिटी, ठीक है। एक्सटेंसिबिलिटी मीन्स जैसे आप आगे करोगे वैसे आप पीछे भी ला सकते हो। देन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी में जितना आप बेंड करना चाहते हो उतना वो बेंड हो सकता है। देन अगर हम टाइप्स ऑफ मसल्स की बात करेंगे तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे तीन टाइप्स है, स्केलेटल मसल्स, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स। स्केलेटल मसल्स आपके बोन्स के साथ अटैच रहते हैं जो आपके मूवमेंट में हेल्प करता है। कार्डियक मसल्स की बात करेंगे तो हार्ट में प्रेजेंट रहता है जो हार्ट बीट कराता है। स्मूथ मसल्स की बात करेंगे तो स्मूथ मसल्स आपकी जो इंटेस्टाइन, जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ प्रेजेंट रहता है, आपके जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे प्रेजेंट रहता है, और ऐसे बहुत सारी जगहों पे ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट रहता है। अगर हम स्पीड के बेसिस पे डिफरेंशिएट करेंगे तो फास्ट मसल्स और स्लो मसल्स रहते हैं। फास्ट ट्विच मसल्स या स्लो ट्विच मसल्स, इनको डिवाइड किया गया है। अगर हम कलर के बेसिस पे जाएं तो रेड मसल्स टाइप्स रहते हैं, वाइट मसल्स टाइप रहते हैं, ठीक है। तो आपकी आंखों में जो मसल्स है दे आर रेड मसल्स, जो आपके पैरों में जो काफ्स में जो मसल्स है दे आर वाइट मसल्स, ठीक है। तो वाइट मसल्स एकदम थक जाता है और रेड मसल्स एकदम थकता नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेस ऑफ स्ट्रक्चर, स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, स्मूथ मसल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, कार्डियक मसल्स का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। स्केलेटल मसल्स स्ट्रेटेड भी मसल्स भी कहते हैं इनको, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल्स को नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। तो आप स्ट्रेटेड मसल्स का लोकेशन देखो, जैसे कि जो आपके बाइसेप्स है, ट्राइसेप्स है, वहाँ पे ये स्ट्रेटेड मसल या स्केलेटल मसल विच आर वॉलेंट्री, ठीक है, जो वॉलेंट्री हमारे कंट्रोल में रहते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर हम अनस्ट्रिप्ड और नॉन स्ट्रेटेड की बात करेंगे तो उसमें इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स आते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि आप खाना खाते हो, आप सिर्फ मुंह तक पहुंचाते हो, उसके बाद आपके पूरे इंटेस्टाइन, स्टोमक में, इसोफेगस से लेके स्टोमक से लेके इंटेस्टाइन में वो खुद ब खुद मूवमेंट करता है जिसको हम पेरिस्टल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है। ओके, तो वैसे ही कार्डियक मसल्स वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, वो खुद ब खुद हार्ट बीट होते रहता है। तो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है, तो जो स्केलेटल मसल्स उसको स्ट्रिप्ड या स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं, एज दे हैव लाइट और डार्क बेंड्स, क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पे लाइट और डार्क स्ट्रेटिएशंस दिखते हैं, तो इसीलिए इनको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स, जैसे कि आपने देखा होगा जो टाइगर है उसके बॉडी पे रहता है स्ट्रिप, तो वैसे यहाँ पे भी स्ट्रिप देखने को मिलता है, इसलिए इसको स्ट्रेटेड या स्ट्रिप्ड मसल्स कहते हैं। और दे आर वॉलेंट्री, ठीक है, वॉलेंट्री इन नेचर,
क्योंकि वो हमारे कंट्रोल में है। जैसे कि आप बोलोगे आपको ये कॉपी उठाना है, तो आप ये कॉपी उठाओगे, ठीक है? आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि आप ये उठाओ, तब जाके आप उसको उठाओगे, ठीक है? बट जो इनवॉलंटरी मसल्स है, जैसे कि जो स्मूथ मसल्स है, आप बोलोगे कि आपके इंटेस्टाइन को, स्टोमक को, कि आप खाना इंटेस्टाइन में पहुँचाओ, तो नहीं पहुँचाएगा, ठीक है? वो खुद ब खुद मूवमेंट दिखाता है और वो आपके इंटेस्टाइन में पहुँचता है, ठीक है? तो हम स्ट्रक्चर्स में नहीं जाएंगे और ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस सिर्फ आप देख लो स्ट्रिप्ड मसल्स, अनस्ट्रिप्ड मसल्स और कार्डियक मसल्स, ये तीनों डिफरेंट है। तो कार्डियक मसल्स मेनली कहाँ प्रेजेंट है? हार्ट में प्रेजेंट है और रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करने के लिए। और ये जो मसल्स क्या है? इनवॉलेंट्री, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये ना ब्रेन से कोई सिग्नल आता है कि आप मसल कंट्रैक्शन करो। इस मसल्स में खुद ब खुद एक सिस्टम है, जैसे कि ऐसे नोड, जिसको हम पेस मेकर बोलते हैं, वहाँ से जो सिग्नल है वो ट्रांसमिट होता है और पूरे हार्ट में फैलता है और हार्ट कंट्रैक्ट रिलैक्स करता है। हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है, या हमारे कंट्रोल में नहीं है हार्ट बीट करना या कार्डियक जो आउटपुट हम जिसको बोलेंगे, ठीक है? सो द कार्डियक मसल्स आर स्ट्रेट विच रिवील्स दैट दे सीम टू हैव एन लाइट हैव एंड लाइट स्ट्रिप्स व्हेन सी अंडर माइक्रोस्कोप। तो वहाँ पे हल्के हल्के स्ट्रिप्स देखने को मिलता है। सो जो प्रोटीन फाइबर्स है विद इन दिस सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स। तो इसमें जो प्रोटीन फाइबर्स प्रेजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है जो डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स यहाँ पे दिखते हैं। तो अगर हम कार्डियक मसल्स के देखेंगे, तो कार्डियक मसल इज स्ट्रेटेड मसल्स दैट इज प्रेजेंट ओनली इन हार्ट, ठीक है? तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटेशंस देखने को मिल रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऐसे स्ट्रिप्स देखने को मिल रहे हैं। तो जो कार्डियक मसल फाइबर है वह सिंगल न्यूक्लियस, ठीक है, क्या रहता है? एक सिंगल न्यूक्लियस रहते हैं, ब्रांच रहते हैं एंड ज्वाइंट टू वन अनदर बाय इंटरकलेटेड डिस्क। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है इंटरकलेटेड डिस्क, तो उनसे वो जुड़े हुए होते हैं और स्ट्रेटेशंस दिखते हैं और इनके पास क्या रहता है? सिंगल न्यूक्लियस रहता है। तो हम विसरल या स्मूथ मसल्स की बात करेंगे, तो ये मसल्स कहाँ पाए जाते हैं? जैसे कि इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं, स्टोमक में पाए जाते हैं। और जितने मसल टिश्यू है, इसमें से सबसे वीकेस्ट जो मसल टिश्यू है वो है हमारा विसरल और स्मूथ मसल्स। और ये मेनली क्या करता है? जो ऑर्गन है उसको कंट्रैक्ट करता है ताकि जो सबस्टेंस है वो मूव कर सके जो हमारे सिस्टम के थ्रू। जैसे कि अगर पेट में हमने कुछ, अगर हमने खाना खाया, तो वो हमारे माउथ से लेके, नेक से लेके हमारे स्टोमक तक वही जो स्मूथ मसल्स है वो पहुँचाता है, उनके कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से पहुँचता है। ओके, देन जो मसल्स है स्मूथ मसल, वो इनवॉलेंट्री है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना हमारे कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है, बट इट इज़ द पार्ट, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ द ब्रेन। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है वो वाला पार्ट ब्रेन का, वो कंट्रोल करता है इस मसल्स को। तो जो स्मूथ मसल्स है, सिंस इट हैज़ वेरी स्मूथ यूनिफॉर्म अपीरियंस, इसीलिए इसको स्मूथ कहा गया है। जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इनके जो अपीरियंस है बहुत स्मूथ है, यहाँ पे कोई स्ट्रेटेशंस देखने को नहीं मिलते। जैसे वहाँ पे स्ट्रेटेशन हमने देखे, देखो इसमें स्ट्रेटेशन दिख रहा है आपको, ये जो लाइनिंग है, ठीक है? तो ऐसे लाइनिंग्स स्मूथ मसल्स में देखने को नहीं मिलता, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स कहा गया है। तो स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है और ये कोई स्ट्रिप्स नहीं दिखाते हैं जब हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। तो एंड ये इनके पास भी एक स्पिंडल शेप्ड सिंगल न्यूक्लियस रहते हैं, या ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स रहते हैं जिसके पास एक सिंगल सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, ठीक है? तो स्मूथ मसल्स, जो स्मूथ मसल टिश्यू है वो स्ट्रेटेड मसल्स की तरह नहीं है। ये स्लोली कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं और ऑटोमेटिकली। तो अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करेंगे, तो स्केलेटल मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर कॉन्शियस माइंड, ठीक है? हमारा जो कॉन्शियस माइंड है ये हमारे कंट्रोल में रहता है। हम बोलेंगे कि बाइसेप्स को कंट्रैक्ट करना है तो कंट्रैक्ट होगा, आपको चलना है तो आप चलोगे, आपको बोलना है तो आप बोल पाओगे, ठीक है? तो हमारे कंट्रोल में है। ओके, ऐसा नहीं कि आप खुद ब खुद चलते जाओगे। जब आप, आपका दिमाग बोलेगा कि आपको चलना है तभी आप चलोगे। तो ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो वो हमारे कंट्रोल में है। तो कोई भी फिजिकल एक्शन होगा, जैसे कि वॉकिंग, राइटिंग, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? स्केलेटल मसल चाहिए। तो स्केलेटल मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग द बॉडी पार्ट्स दैट आर कनेक्टेड टू द बोन। तो जो हमारे बोन के साथ कनेक्टेड है बॉडी पार्ट, उसको मूव करने के लिए ये जो स्केलेटल मसल्स है वो हेल्प करता है। तो स्केलेटल मसल्स फ्रॉम many ancestor cells lump themselves together to produce a straight long fiber. These skeletal muscles are strong just like cardiac muscles. The name is derived from the fact that these are connected to skeleton in at least one
रीजन। जो ये स्केलेटल मसल्स है वो भी कार्डियक मसल्स की तरह स्ट्रॉन्ग रहते हैं, स्मूथ मसल्स की तरह वीक नहीं रहते हैं। और इनको जो नाम मिला है वो इसलिए मिला है क्योंकि ये जो मसल्स है वो मेनली जो हमारे स्केलेटल सिस्टम है उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, इसलिए उनको ये नाम मिला है। तो ये आप स्केलेटल मसल का जो स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे मसल फाइबर आपको देखने को मिल रहा है, वहाँ पे न्यूक्लियस है और इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और स्ट्रेटेशियस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, सो ये जो मसल्स है वो कॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में है। हम इसको वॉलेंट्री कंट्रोल भी बोल सकते हैं। तो जो मसल फाइबर है इसके पास बहुत सारे न्यूक्लियर रहते हैं और ये जो मसल फाइबर है, स्केलेटल मसल फाइबर, दे आर स्ट्रेटेड दैट इज हैविंग ट्रांसफर स्ट्रीक्स एंड ईच एक्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द नेबरिंग मसल्स मसल फाइबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मसल स्ट्रीक्स प्रेजेंट है या मसल स्ट्राइप्स प्रेजेंट है जो एक दूसरे से क्या इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं। जब हम मसल कंट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली ये स्ट्रिप्स क्यों बनते हैं। तो हम स्पीड के बेसिस पे फास्ट ट्विच मसल्स और स्लो ट्विच मसल्स। तो फास्ट ट्विच मसल्स क्या है? सो यूजेस एनारोबिक मेटाबॉलिज्म फॉर फ्यूल, प्रोवाइड शॉर्ट burst ऑफ स्पीड, फायर्स रैपिडली, फैटिग्स मोर क्विकली, ग्रेट फॉर स्प्रिंटर्स। ठीक है, तो ये जो फास्ट ट्विच मसल्स हैं वो क्या है, एकदम मतलब जो एनाबॉरिक मेटाबॉलिज्म है वो यूज़ करते हैं फ्यूल के लिए और बहुत जल्दी ये स्पीड ले लेता है। ठीक है, और बट जल्दी बहुत स्पीड करता है। स्पीड से फॉर एग्जांपल आपको भागना होगा तो बहुत स्पीड से आप भाग सकते हो, बट आप जल्दी थक जाओगे। ओके, तो तो वो मसल्स को हम क्या बोलेंगे, फास्ट ट्विच मसल्स बोलेंगे। उसके बाद स्लो ट्विच मसल्स। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन यूज़ करता है फ्यूल के लिए एंड प्रोवाइड्स कंटिन्यूस एनर्जी, ऑफर्स एक्सटेंडेड मसल कंट्रैक्शन, फायर स्लोली, हैज़ हाई इंड्योरेंस, ग्रेट फॉर मैराथन्स। ठीक है, तो ये जो मसल्स है स्लो ट्विच मसल्स वो एकदम थकते नहीं हैं और स्लो वर्क करते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन यूज़ करता है। तो ये मेनली जो मसल्स है दैट इज़ अ स्लो ट्विच मसल्स, मैं जो लॉन्ग रनर्स है उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और जो फास्ट ट्विच मसल्स है वो उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो स्लो बहुत फास्ट भागते हैं, जिसको हम स्प्रिंटर्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 100 मीटर जो रेस है, उसेन बोल्ट, तो उनमें जो ये फास्ट ट्विच मसल्स है बहुत स्ट्रांग रहता है। और जो लंबे रनर्स हैं उनमें स्लो ट्विच मसल्स क्या रहते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं। देन उसके बाद हम कलर के बेस पे दो मसल है दैट इज़ द रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर। अगर रेड मसल फाइबर उसको हम स्लो ट्विच मसल से बोलते हैं और जो वाइट मसल फाइबर है उसको हम फास्ट ट्विच मसल्स भी बोलते हैं। तो इट कंपोज मसल फॉर स्टैटिक वर्क, कंपोज मसल फॉर डायनेमिक वर्क। ठीक है, स्टैटिक वर्क में जो छोटे काम रहते हैं उनके लिए जो रेड मसल्स है वो रहता है और जो बड़े काम रहते हैं उसके लिए जो ये वाइट मसल्स है वो रहते हैं। जैसे कि यानी यहाँ पे लिखा हुआ है उनके कलर के बेस पे। तो जो डार्क रेड मसल्स है दे आर डार्क रेड मसल्स फाइबर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ abundant myoglobin in them. Mitochondria are more in number but they have less sarcoplasmic reticulum. They depend on aerobic process for energy. They have slow rate of contraction for long periods. Extensor muscles of the human back. तो अगर हम रेड मसल्स की बात करेंगे तो वो डार्क कलर के रहते हैं, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज रहते हैं, बट बहुत ही कम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन पे ये डिपेंड रहते हैं या एरोबिक प्रोसेस पे डिपेंड रहते हैं एनर्जी नीड के लिए। और बहुत स्लोली कंट्रैक्ट होता है, बट लंबे समय के लिए कंट्रैक्ट होते रहता है। और एग्जांपल हम लेंगे तो जो एक्सटेंसर मसल्स हैं ऑफ द ह्यूमन बैक, जो हमारे बैक में एक्सटेंसर मसल्स है वो इसमें इस कैटेगरी में आता है। अगर हम वाइट मसल फाइबर की बात करेंगे तो वो पेल या वाइटिश कलर के रहते हैं और क्योंकि उनमें मायोग्लोबिन बहुत कम रहता है, बहुत ही कम माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, बस जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और ये मेनली डिपेंड किस पे रहता है, एनारोबिक प्रोसेस पे। ठीक है, और दे हैव फास्ट रेट ऑफ कंट्रैक्शन फॉर शॉर्ट पीरियड्स। तो बहुत जल्दी इनमें कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है और कम समय के लिए जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन है वो होता है। और हम एग्जांपल लेंगे जो आई बॉल मसल्स है तो दे आर द वाइट मसल फाइबर्स। तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमें मसल कंट्रैक्शन जानने में हेल्प मिले। तो यहाँ पे उन्होंने पूरे स्केलेटल मसल्स को ओपन किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मसल्स हैं, मसल्स में आपको उन्होंने कट किया है। कट करने के बाद वहाँ पे जो पहला बाहर निकलता है दैट इज़ द
फेसिया, फेसिकल जिसको बोलते हैं, ठीक है, फेसिकल। तो उस फेसिकल के ऊपर क्या है, ऊपर एक पेरीमाइसियम है। देन फेसिया से एक छोटा सा और पार्ट निकलता है, दैट इज़ आवर मसल फाइबर, ठीक है। फेसिकल से मसल फाइबर निकलता है। देखो, मसल्स में बहुत सारे फेसिकल हैं, ठीक है। तो फेसिकल, दिस इज़ द फेसिकल, ओके। तो अगर हमने मसल्स का टीएस लिया तो आपको दिख रहा है इसमें मसल्स में बहुत सारे फेसिकल्स दिख रहे हैं। तो अगर हमने एक फेसिकल को लिया तो फेसिकल के ऊपर जो कवरिंग है दैट इज़ द पेरीमाइसियम, जिसको पेरीमाइसियम कहते हैं। उसके बाद अगर हमने फेसिकल को भी उसका भी टीएस लिया तो उस फेसिकल्स के अंदर ही आपको बहुत सारे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। दीज राउंड स्ट्रक्चर आर द मसल फाइबर। तो उन्होंने इस मसल, एक सिंगल मसल फाइबर को इनलार्ज किया है, ठीक है। देन उसके बाद उसी मसल फाइबर के अंदर आपको और राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। सो दिस राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द मसल फाइबर, ओके। तो पेरीमेसियम फेसिकल के ऊपर का कवरिंग है। उसके बाद जो ये मसल फाइबर है उसके आउटर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं। देन अगर हम मसल फाइबर के देखेंगे तो आपको देखो यहाँ पे दी ये जो आपको येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज़ द नर्व फाइबर, ठीक है। या जो नर्व नर्व फाइबर है, नर्व एक्सॉन है। फिर उसके बाद उसी नर्व एक्सॉन का क्या है, बहुत सारे ब्रांचेस यहाँ पे फॉर्म हुए हैं। देन उन्होंने इस मसल फाइबर को क्या किया है, इस मसल सेल्स को उन्होंने थोड़ा और मॉडि वो एक्सटेंड किया, मैग्नीफाई किया हुआ है। तो ये जो आपको ब्लू पर्पल कलर का दिख रहा है, दीज आर द मसल सेल्स न्यूक्लियाई। और जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ऊपर, दीज आर द मसल, जो रेड ब्लड सेल्स है, सॉरी, जो कैपिलरीज है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो आपको यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है, ग्रीन कलर का दिख रहा है, दीज आर द टी ट्यूब्यूल्स है। एंड आपको यहाँ पे अंदर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, दीज आर द सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो टी ट्यूब्यूल आर द ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। तो अगर हमने इस मसल सेल्स को और थोड़ा सा मैग्नीफाई किया तो आपको यहाँ पे जो मसल फाइबर है वो देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आपको मसल फाइबर में ये देखो ऐसे जट जट टाइप के जो निशान दिख रहे हैं। तो दो जट टाइप के निशान को हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर बोलते हैं, ठीक है। और मायोफिब्रिल्स को अगर हमने और बाहर निकाला, ठीक है, तो वहाँ पे आपको एक्टिन और मायोसिन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो मसल सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे है। तो आप अभी फ़िलहाल ये देख लो, इतना आपको समझ में आया। जब हमने मसल्स को कट किया तो हमें फेसिला देखने को मिला, हमने फेसिला को कट किया तो फेसिला में आपको और राउंड स्ट्रक्चर दिखते हैं। तो उस राउंड स्ट्रक्चर में से हमने एक को बाहर निकाला, सो दैट इज़ द मसल फाइबर, ठीक है। उस मसल फाइबर को हमने जब कट किया तो वहाँ पे आपको और राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। जब उस राउंड स्ट्रक्चर को हमने बाहर निकाला तो दैट इज़ आवर मायोफिब्रिल, ठीक है। फिर मायोफिब्रिल के अंदर भी आपको बहुत सारे राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सो दीज राउंड स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड द एक्टिन एंड मायोसिन, दैट इज़ द मायोफिलामेंट्स, ठीक है। तो जो ये मेन मसल्स में जो बेसिक यूनिट है, दीज आर द मायोफिलामेंट्स जो पार्टिसिपेट करते हैं मसल कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मसल्स को हमने कट किया, एक मसल्स को कट किया तो हमको यहाँ पे फेसिकल देखने को मिला। हमने फेसिकल को कट किया, यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, सॉरी, हमने मसल्स को कट किया, हमें मसल बंडल देखने को मिला। मसल बंडल को कट के हमने फेसिकल देखने को मिला। फेसिकल को हमने कट किया, मसल फाइबर देखने को मिला। मसल फाइबर को कट किया, हमें मायोफिब्रिल देखने को मिला। हमने मायोफिब्रिल को कट किया तो वहाँ से हमको सार्कोमेयर या मायोफिलामेंट्स हमको देखने को मिला। तो ये क्या बोल रहा है, स्केलेटल मसल्स जिसको हम वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं वर्टिब्रेट्स में। तो जो स्केलेटल मसल्स है मेनली अटैच रहता है किसके साथ, बोन्स के साथ, ठीक है, थ्रू अ कनेक्शन जिसको हम क्या बोलते हैं, टेंडन बोलते हैं। और ये जो स्केलेटल मसल्स है इट प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ मूवमेंट इन बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू ईच अदर। तो जो स्केलेटल मसल्स है वो वॉलेंट्री कंट्रोल के अंडर है, मीन्स वो वॉलेंट्रीली कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन दिखाता है। और जो स्केलेटल मसल्स है वो अब मैंने आपको पहले बताया था कि दैट इज स्ट्रेटेड, ठीक है, स्ट्रिप्ड रहता है, लॉन्ग रहता है, थिन रहता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है एंड आर क्रॉस्ड विद अ रेगुलर पैटर्न ऑफ फाइन रेड एंड वाइट लाइन्स गिविंग द मसल्स ए डिस्टिंक्टिव अपीयरेंस, ठीक है। Then skeletal muscles fibers are bound together by connective tissue and communicate with nerve and blood vessels। जो skeletal muscle fibers हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं बाय कनेक्टिव टिश्यू
और कम्युनिकेट करते हैं किसके साथ, नर्व्स के साथ और ब्लड वेसल्स के साथ। तो अगर हम मसल सेल्स का कंपोजिशन देखेंगे तो ए मसल सेल इज़ वेरी स्पेशलाइज फॉर इट पर्पस। अ सिंगल सेल फॉर्म्स वन मसल फाइबर एंड इट्स सेल सरफेस मेम्ब्रेन इज नोन एज द सार्कोलेमा। ठीक है, तो अगर हमने एक मसल फाइबर को लिया, ठीक है, किसमें से, जो हमारा मसल सेल था, ठीक है, मसल सेल था, उसमें से हमने एक मसल फाइबर को लिया, तो जो मसल फाइबर के ऊपर जो सरफेस है उसको हम क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा बोलते हैं। सो दिस इज़ द सार्कोलेमा, आपको यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, दिस इज़ द सार्कोलेमा। तो उसका आउटर सरफेस को हम क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा बोलेंगे। देन टी ट्यूब्यूल्स आर यूनिक टू मसल्स, muscle cells. These are in invagination of the sarcolemma that conduct charge when the cell is depolarized। तो आपको यहाँ पे टी ट्यूब्यूल्स दिख रहे होंगे। सो ये टी ट्यूब्यूल्स है वो जो मसल फाइबर से उनके अंदर उन्होंने क्या किया, ट्रांसफर्स किया है, मीन्स उसको पूरे मसल्स को काट के उसके अंदर प्रेजेंट है। मेनली जो ये टी ट्यूब्यूल्स है वो क्या करता है, दे कंडक्ट चार्ज व्हेन द सेल इज डीपोलराइज। जब जो ये मसल सेल्स है वो डीपोलराइज होगा तो वो चार्ज को क्या करता है, इस चार्ज को डिफरेंट सेल्स के अंदर तक पहुंचाता है। ठीक है, ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है, ट्यूब्यूल का फंक्शन है कि वो जो चार्ज है या जो भी मेम्ब्रेन पोटेंशियल है या जो भी नर्व, उसको हम बोलेंगे दैट इज़ द जो नर्व इम्पल्स है, ठीक है, तो उसको वो डिफरेंट मसल फाइबर के अंदर तक पहुंचाता है। ओके, देन मसल सेल्स ऑल्सो हैव ए स्पेशलाइज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसे नॉर्मल सेल्स में क्या रहता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है जो सेल ऑर्गेनली है, तो वैसे ही इस मसल सेल्स में उस सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम दिया गया है क्या, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम स्टोर्ड रहता है। ठीक है, तो जब मसल्स कंट्रैक्शन होता है तो इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट जब हम आगे पढ़ेंगे कि कैल्शियम का क्या रोल रहता है और कैसे कैल्शियम इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। तो मसल्स also have intricate support structure of connective tissue. Each muscle fiber is surrounded by a thin layer of connective tissue known as endomysium। ठीक है, तो अगर हम मसल्स फाइबर की बात करेंगे तो मसल फाइबर के अराउंड एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, या कनेक्टिव टिश्यू रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोमाइसियम बोलते हैं। सो दीज फाइबर आर देन ग्रुप्ड इनटू मंडल्स नोन एज फेसिकल्स। जब इस मसल्स फाइबर्स को हम जब बाहर निकालते हैं, ठीक है, या ग्रुप करते हैं, तो वहाँ से जो बंडल्स निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, फेसिकल्स बोलते हैं। उस फेसिकल्स के ऊपर जो कवरिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरीमाइसियम बोलते हैं। उसके बाद जब हम इस फेसिकल्स को और ग्रुप करते हैं या और उसको और मैग्नीफाई करते हैं तो उसके अंदर आपको एक थिक मसल्स दिखता है वहाँ पे, दैट इज़ द सॉरी मायोफिब्रिल्स। ठीक है, तो मायोफिब्रिल्स के ऊपर जो कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज़ द इपीमाइसियम। तो जो ये हमने पहले कहा कि स्केलेटल मसल्स क्या है, स्ट्रेटेटेड है, ठीक है, या स्ट्रिप्ड है। वहाँ पे आपके मसल्स के ऊपर स्ट्रिप देखते हैं, देखने को मिलता है। तो वो स्ट्रिप का रीज़न क्या है, तो आपको उस स्ट्रिप का रीज़न यहाँ से पता चलेगा। तो जो ये स्ट्रिप्ड अपीरियंस है स्केलेटल मसल्स का, इट इज़ ड्यू टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टू कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स एक्टिन एंड मायोसिन। ओके, तो आप यहाँ पे देख लो, अब हम इतना इतना गहराई में जा रहे हैं, ठीक है, मसल्स को हमने इतना मैग्नीफाई कर करके अब हम जो स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं वो ये जो लास्ट स्ट्रक्चर है मसल्स का वो पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे जो दिख रहा है वो वही स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये जो आपको स्ट्रिप दिखता है मसल, वो इसी स्ट्रक्चर की वजह से दिखता है, इसी जो प्रोटीन्स की वजह से दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिन और मायोसिन। जो आपको यहाँ पे रेड कलर में दिख रहा है दैट इज़ द मायोसिन, और जो आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है दिस इज़ द एक्टिन। ओके, तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है या जिसको हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं, और जो मायोसिन फिलामेंट है जिसको हम थिक फिलामेंट भी कहते हैं, तो ये दोनों क्या है, दीज आर कंट्रेक्टाइल प्रोटीन है जिसको हम बेसिक यूनिट ऑफ मसल्स कंट्रैक्शन बोलेंगे। तो मसल कंट्रैक्शन में ये जो दो प्रोटीन है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो द फंक्शनल यूनिट ऑफ ए कंट्रैक्शन इन स्केलेटल मसल फाइबर इज द सार्कोमियर।
तो जो फंक्शनल यूनिट है एक मसल फाइबर में, जैसे किडनी में रहता है नेफ्रॉन्स, तो वैसे ही मसल्स में क्या रहता है, दैट इज़ द सार्कोमियर। तो आप एक बार देख लो, तो दिस इज़ द मायोफिब्रिल में आपको ये देखो, दिस इज़ द सार्कोमियर, जो यहाँ से उन्होंने स्क्वायर बनाया हुआ है यहाँ पे ये वाला पार्ट। सो दिस इज़ द सार्कोमियर, ये सार्कोमियर है। ओके, सार्कोमियर में हमने और मैग्नीफाई किया तो आपको बीच में जो दिख रहा है रेड, डार्क रेड कलर का, दिस इज़ द मायोसिन फिलामेंट, जिसको हम थिक फिलामेंट बोलते हैं। और यहाँ पे आपको जो डीएनए लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है उन दोनों के बीच में, ये ब्लैक ब्लैक छोटा सा, वो है हमारा एक्टिन फिलामेंट। तो यहाँ पे कुछ जोन्स के नाम उन्होंने दिए हुए हैं। ओके, सो जो आपको यहाँ पे दिख रहा है दैट इज़ द जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रही है, यहाँ से लेके, जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ से लेके जहाँ से उनका ओवरलैपिंग ख़त्म हो रहा है, और सिर्फ जो थिक बैंड है, जो ये पर्पल, जो ये डार्क रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, तो यहाँ से लेके इस वाले पार्ट से, ओके यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ आपको कोने में लेके, इस पार्ट से लेके इस पार्ट तक हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ द एच जोन। क्या बोलेंगे उसको, एच जोन बोलते हैं। ओके, देन आपको ये जो दिख रहा है जिस पे थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, सो उस बीच वाले लाइन को हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन। ओके, देन यहाँ पे, कहाँ पे, जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, यहाँ से लेके ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ द आई बैंड। क्या बोलते हैं, आई बैंड, जहाँ पे सिर्फ थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, ओनली ग्रीन कलर। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ग्रीन कलर स्टार्ट है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है ग्रीन कलर, तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। ओके, और आप देखो यहाँ पे जहाँ से ओवरलैपिंग स्टार्ट है, ये देखो यहाँ से दोनों ग्रीन और पर्पल दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके इस ओवरलैपिंग से लेके इस वाले ओवरलैपिंग तक, इस रीजन को हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। ओके, आई बैंड, आई बैंड, ए बैंड। ओके, देन जेड लाइन, एच जोन, और ये आपको बीच में जो दिख रहा है दिस इज़ द एम लाइन। तो ये आप चीज़ याद रखो ताकि आपको आगे पता चले। ओके, तो जेड लाइन किसको बोलेंगे हम, वेयर द एक्टिन फिलामेंट्स आर एंकर्ड। तो जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स एंकर्ड है, तो एक ग्रीन वाला क्या है, दिस इज द एक्टिन फिलामेंट। तो जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट अटैच हुआ हो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, जेड लाइन। तो आप देख सकते हैं इसका अटैचमेंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये जो वाला पार्ट है जो जिगजैग आपको दिख रहा है, ये वाला जिगजैग, जो ये जिगजैग है, सो दिस इज अवर जेड लाइन, जहाँ पे हमारा थिन फिलामेंट अटैच है। देन एम लाइन, वेयर द मायोसिन फिलामेंट्स एंकर्ड। तो ये जो आपको लाल कलर के डार्क रेड के बीच में जो आपको ये लाइन दिख रहा है, ये जो तीन विकेट जैसा है बीच में, सो दिस इज़ द एम लाइन। तो एम लाइन पे आपका थिक फिलामेंट अटैच है। जेड लाइन पे याद रखना आपका थिन फिलामेंट अटैच है, और जो एम लाइन है उस पर आपका थिक फिलामेंट अटैच है। उसके बाद आई बैंड, ठीक है, तो मैंने आई बैंड आपको बताया। तो आई बैंड में सिर्फ क्या रहता है, एक्टिन फिलामेंट रहता है। तो यहाँ पे जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, ग्रीन कलर, यहाँ से लेके जो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आपको यहाँ पे उन्होंने बनाया भी हुआ है। सो ये यहाँ इस कोने से लेके यहाँ तक क्या है, आई बैंड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, थिन फिलामेंट प्रेजेंट है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, आई बैंड बोलते हैं। इसके बाद ए बैंड, ए बैंड, द लेंथ ऑफ ए मायोसिन फिलामेंट में कंटेन ओवरलैपिंग एक्टिन फिलामेंट। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस ओवरलैपिंग से लेके ये जो ओवरलैपिंग है, इस ओवरलैपिंग से लेके इस ओवरलैपिंग रीजन तक हम क्या बोलते हैं, ए बैंड। ओके, जिसमें डार्क मेनली जो मायोसिन थिक फिलामेंट है वो रहता है, उसके साथ थोड़ा सा ओवरलैपिंग थिन फिलामेंट भी रहता है। उसके बाद एच जोन, सो एच जोन कंटेन्स ओनली मायोसिन फिलामेंट। तो ये जो एच जोन है इसमें आपको सिर्फ मायोसिन दिखेगा जो थिक है, यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं दिख रहा है। ओके, तो ये आपको आया समझ में। अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे मायोसिन और एक्टिन के बारे में। तो मायोसिन एक इम्पॉर्टेंट फैमिली है। इट बिलोंग्स टू अ मोटर प्रोटीन दैट टुगेदर विद एक्टिन प्रोटीन फॉर्म द बेसिस फॉर द कंट्रक्शन ऑफ मसल फाइबर।
तो ये जो मायोसिन है वो एक्टिन फिलामेंट से जो मोटर प्रोटीन फैमिली है उससे बिलोंग करता है। या मायोसिन खुद क्या है, एक सुपर फैमिली है ऑफ मोटर प्रोटीन्स। मोटर प्रोटीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मेनली जो भी मूवमेंट्स रहते हैं सेल में उसमें हेल्प करता है, इसीलिए तो मायोसिन क्या है, इस फैमिली से बिलोंग करता है, मोटर प्रोटीन फैमिली से बिलोंग करता है। और मेनली जो मायोसिन है एक्टिन के साथ मिल के मसल कंट्रैक्शन करता है। तो अगर हम मायोसिन की बात करेंगे तो मायोसिन जो बायोफिलामेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ टू डिस्टिंक्ट रीजन, ए लॉन्ग रॉड शेप टेल कॉल्ड मायोसिन रॉड एंड टू ग्लोबुलर इंटरट्विन्ड मायोसिन हेड। तो आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। तो ये जो आपको नीचे दिख रहा है जो ये स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज द टेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग रॉड शेप टेल कॉल्ड मायोसिन रॉड, इसको हम मायोसिन रॉड बोलते हैं। देन उसके बाद उसका एक हेड रहता है, ठीक है। तो दो ग्लोबुलर हेड्स रहते हैं, ठीक है, विच आर इंटर ट्विन, दो एक दूसरे से क्या होते हैं, लिपटे हुए होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर में। ओके, तो ये भी क्या है, इंटर ट्विन है। तो आपको यहाँ पे कुछ एरियाज दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर। तो दीज आर द, जो नीचे के दो आपको ग्रीन कलर दिख रहे हैं, दीज आर द एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो यहाँ पे एटीपी बाइंड होता है। और ऊपर पे जो आपको ग्रीन कलर दिख रहा है, दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट्स। तो इस पार्ट से वो एक्टिन के साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। So the globular head appear at interval along the myosin myofilament projecting from sides of the filament। तो जो ग्लोबुलर हेड है वो अपीयर होता है किसमें, हर इंटरवल के साथ जो मायोफिलामेंट से बाहर निकल के। ओके, तो अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो सॉरी ये एक्टिन है, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप। ओके, तो ये नीचे है दिस इज द रॉड, ऊपर क्या है, हेड है। तो जो मायो थिक फिलामेंट है वहाँ से वो बाहर निकलता है बीच बीच में या इंटरवल्स में। ओके, और जो मैंने आपको बताया था एक्टिन बाइंडिंग साइट्स उसके हेड पे जो प्रेजेंट था, वो मेनली इस एक्टिन प्रोटीन के साथ बाइंड होता है। ओके, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हाँ यहाँ पे अटैच देखो, यहाँ पे वो एक्टिन के साथ बाइंड है, यहाँ पे एक्टिन के साथ बाइंड नहीं है। ओके, तो ये मेनली जो हेड है उसका एक्टिन के साथ बाइंड होता है और मेनली एटीपी के साथ बाइंड होता है। देन myosin is an ATPase that moves along actin filament by connecting the hydrolysis of ATP to conformational changes। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो नीचे का ग्रीन कलर है, दैट इज़ द एटीपी बाइंडिंग साइट, जहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट्स। तो ये जो मायोसिन है वो क्या है, एटीपीएस है। तो वो एटीपी का एनर्जी यूज़ करता है ताकि वो जो एक्टिन फिलामेंट है उस पे स्लाइड कर सके, उस पे मूव हो सके, ठीक है। तो एटीपी यूज़ का होगा, एटीपी का कन्वर्शन एडीपी में होगा, और वो एनर्जी ये जो मायोसिन वो यूज़ करता है ताकि वो आगे मूव कर सके या जो मसल्स कंट्रैक्शन है वो कर सके। तो जितने भी मायोसिन हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ वन आर टू हैवी चेन्स एंड सेवरल लाइट चेन्स। तो जितने भी मायोसिन्स हैं वो एक या दो हैवी चेन से बने रहते हैं और बहुत सारे लाइट चेन से बने रहते हैं। अब हम जाएंगे जो दूसरा प्रोटीन है हमारे मायोफिब्रिल्स का, दैट इज़ द एक्टिन। और एक बात याद रखो, जो मायोसिन है इट फॉर्म्स द थिक फिलामेंट, जो आपको बीच में दिख रहा है, तो ये किससे बनता है, मायोसिन से बनता है। ओके, हमेशा याद रखना थिक फिलामेंट इज मेड अप ऑफ मायोसिन। और जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, तो दैट इज़ अ थिक थिन फिलामेंट, इट इज़ मेड अप ऑफ आवर प्रोटीन दैट इज़ द एक्टिन। तो अभी हम एक्टिन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो एक्टिन है इट्स ऑल्सो ए ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन that are the most abundant protein in most eukaryotic cells and help in providing shape, structure and mobility to the body। तो जो ये एक्टिन फिलामेंट है वो सबसे abundant प्रोटीन है किसमें, मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स में, बहुत सारे या मैक्सिमम यूकैरियोटिक सेल्स में। और मेनली ये हेल्प करता है किसमें, शेप प्रोवाइड करने के लिए, स्ट्रक्चर या मोटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, किसको, हमारे बॉडी को। तो अगर हम एक्टिन की बात करेंगे, जो मायोफिलामेंट है इट इज़ मेड अप ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल। तो ये जो आपको सिंगल सिंगल जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर्स दिख रहा है, सो दीज आर द एक्टिन मॉलिक्यूल। और उस एक्टिन जो फिलामेंट है उस पे और प्रोटीन्स भी प्रेजेंट रहते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स। तो जो ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स है इट इज़ फर्दर मेड कंपोज्ड ऑफ 3 सब यूनिट्स, दैट इज ट्रोपोनिन आई, टी एंड सी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये बड़े बड़े राउंड स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द एक्टिन प्रोटीन। ओके,
और उसके ऊपर जो है आपको रस्सी जो दिख रहा है, जो ये रस्सी जैसा, तो दिस इज द ट्रोपो ट्रोपोमायोसिन। ओके, देन उसके ऊपर जो आपको दिख रहा है, ये प्रोटीन है, ये जो तीन 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 आपको दिख रहा है, तीन तीन ग्लोबुलर शेप छोटे छोटे से, दीज आर द ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स, जिसमें तीन ट्रोपोनिन सब यूनिट्स रहते हैं, दैट इज़ द आई, टी एंड सी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपको रस्सी जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो इसका काम क्या रहता है? तो ये मेनली जो एक्टिन है उसको मायोसिन से बाइंड होने से रोकता है। क्या करता है? एक्टिन को मायोसिन से बाइंड होने से रोकता है, क्योंकि जैसे एक्टिन पे था, हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे जो मायोसिन है उसके पास क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट से, क्या है? एक्टिन बाइंडिंग साइट से। वैसे ही इस मायोसिन जो एक्टिन प्रोटीन है, इस पे भी क्या रहता है? एक मायोसिन बाइंडिंग साइट रहता है। क्योंकि देखो, अगर हम चार्जर मोबाइल को चार्जिंग करना है, तो हम क्या करते हैं? चार्जर को सॉकेट में डालते हैं, ठीक है? तो अगर सॉकेट का जो होल्स है, अगर वो बंद होंगे, तो हम चार्जर को डाल पाएंगे क्या? नहीं। तो वैसे ही चार्जर भी होना इम्पोर्टेंट है, चार्जर में जो पिन है वो भी होना इम्पोर्टेंट है, और जो सॉकेट है उसमें होल होना भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये जो इजी है। तो ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट जो हमारा चार्जर का पिन है, ओके, तो चार्जर का पिन कहाँ पे बाइंड होगा? चार्जर होल पे। तो चार्जर होल क्या है? ये जो हमारा बड़े से राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एक्टिन, वो हमारा चार्जर होल है। तो वो जो चार्जर है जिसको हमने मायोसिन कहा था, जो मायोसिन है वो उस इस एक्टिन के साथ बाइंड होता है, ठीक है? बट ये जो रस्सी लाइक जो स्ट्रक्चर है, वो क्या करता है? वो उस मायोसिन बाइंडिंग साइट्स पे आके उस मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को वो क्या करता है? अनअवेलेबल कर देता है। अगर हमने चार्जिंग जो पॉइंट है, या जो चार्जिंग जो प्लग है, उसमें उस होल में अगर हमने पट्टी डाल दिया, या उसको हमने भर दिया किसी कागज़ के साथ, तो जो हमारा चार्जर है उस होल में जा पाएगा क्या? नहीं, ठीक है? तो वो पट्टी का काम कौन करता है? ये जो आपको रस्सी जो दिख रहा है, दैट इज़ द ट्रोपोमायोसिन। वो रस्सी का काम, ये वो पट्टी का काम, ये जो रस्सी है वो करता है, दैट इज़ द ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन क्या करता है? जो मायोसिन बाइंडिंग साइट से उसको क्लोज कर देता है, या उसके ऊपर बैठ के जो एक्टिन और मायोसिन को बाइंड होने नहीं देता है। और जो ये ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स है, वो क्या करता है? वो इस ट्रोपोमायोसिन को कंट्रोल करता है। ओके, जब मसल कंट्रैक्शन होता है, जब कैल्शियम रिलीज होता है, तो वो कैल्शियम इस ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स पे बाइंड हो जाता है, जिससे वो ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींच लेता है, या उसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज कर देता है, जिससे जो एक्टिन बाइंडिंग साइट से वो मायोसिन बाइंडिंग साइट से वो ओपन हो जाते हैं। जब मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाएंगे, तो जो एक हमारा मायोसिन हेड है वो इस एक्टिन पे बाइंड हो जाएगा। अगर हमने चार्जर जो सॉकेट है वहाँ से हमने पट्टी हटा दिया, तो हमारा चार्जर उस सॉकेट पिन में एंटर हो पाएगा। ओके, तो ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। तो अभी आप यहाँ पे देखो, ट्रोपोमायोसिन फॉर्म टू हेलिकल स्ट्रैंड्स विच आर रैप्ड अराउंड एक्टिन मॉलिक्यूल्स लॉन्गिट्यूडनली इन थिन ट्विस्टेड स्ट्रैंडेड फॉर्म। तो ये जो आपको रस्सी जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो हेलिकल स्ट्रैंड के फॉर्म में है, तो हमारा वो क्या है? दिस इज द ट्रोपोमायोसिन। तो जो ईच मायोसिन है, एक्टिन है, इट्स अटैच विद एन एटीपी मॉलिक्यूल। द होल असेंबली ऑफ एक्टिन मॉलिक्यूल इज नोन एज एफ एक्टिन। तो जो होल आपको जो दिख रहा है, तो एक एक को हम क्या बोलते हैं? जी एक्टिन बोलते हैं। ओके, तो जी एक्टिन एटीपी मॉलिक्यूल के साथ अटैच रहता है, और ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर का पूरा राउंड राउंड जो दिख रहा है, तो उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एफ एक्टिन। अब उसके बाद देखो, ये ट्रोपोमायोसिन का काम क्या है? ट्रोपोमायोसिन का काम है, इट स्विचेस ऑन और ऑफ द मसल कंट्रैक्शन मैकेनिज्म। तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो मसल कंट्रैक्शन जो प्रोसेस है वो उसको स्विच ऑन करता है, स्विच ऑफ करता है, स्टार्ट करता है और उसको स्टार्ट ऑफ करता है। मैंने आपको बताया, अगर हमने प्लग को बंद कर दिया, या स्विच को हमने अगर पट्टी के साथ बंद कर दिया, तो हम चार्जिंग नहीं कर पाएंगे मोबाइल को। अगर हमने उसको हटा दिया, उस पट्टी को हमारे चार्जिंग सॉकेट से, तो तभी हमारा चार्जर उस सॉकेट में एंटर हो पाएगा और हमारा मोबाइल चार्ज होगा। तो यहाँ वैसे ही केस है, अगर ट्रोपोमायोसिन
जो एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं किस पे, इस एक्टिन पे, अगर वहाँ से वो रिमूव हो जाएंगे तभी हमारा मायोसिन हेड इस पे अटैच हो पाएगा, वरना वो यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। सो ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन विच बाइंड्स टू ट्रोपोनिन एंड कैल्शियम आयंस। तो ये जो आपको ट्रोपोनिन दिख रहा है तो वो मेनली कैल्शियम के साथ बाइंड होता है, और जो ट्रोपोमाइसिन है उसके साथ बाइंड होता है। तो ये जो ट्रोपोनिन है कम्प्लेक्स है, वो इस ट्रोपोमायोसिन को कंट्रोल करता है। जब कैल्शियम यहाँ पे बाइंड होगा तो वो ट्रोपोमायोसिन को थोड़ा सा ऊपर खींच लेता है, जिससे इस एक्टिन पे जो मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है वो क्या हो जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं, ताकि जो मायोसिन है वो बाइंड हो जाए। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज़ द एक्टिन, जो उन्होंने यहाँ पे येलो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाया है। तो जो ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर है दिस इज द ट्रोपोनिन, और जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ऊपर हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज द ट्रोपोमायोसिन। और नो जो नीचे है दिस इज द मायोसिन फिलामेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, थिक फिलामेंट भी बोलते हैं। और यहाँ पे आपको उसका हेड, ग्लोबुलर हेड देखने को मिल रहा है। तो इस हेड पे क्या रहता है, इस हेड पे एक्टिन बाइंडिंग साइट, और जो आपको ये जो येलो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस पे क्या रहता है, मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये जो पर्पल है वो येलो के साथ बाइंड होगा और येलो इसके साथ अटैच होगा। बट ये जो रस्सी दिख रहा है आपको बीच में, ये रस्सी इन दोनों के बाइंडिंग में रुकावट का काम करता है। ठीक है, तो जब ये दोनों बाइंड होने वाले, जब मसल्स रिलैक्सेशन पे होता है तो ये जो रस्सी है इन दोनों के बीच में आ जाता है। तो जब मसल को कंट्रैक्ट होना होता है, हमारे ब्रेन से सिग्नल आता है, तो ये रस्सी वहाँ से हट जाता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। ओके, अब इस रस्सी को कंट्रोल कर कौन करता है, उस रस्सी को कंट्रोल करता है ये जो ग्रीन कलर को है, दैट इज़ अ ट्रोपोनिन। तो ट्रोपोनिन इस रस्सी को, दैट इज़ आवर ट्रोपोमायोसिन, इसको कंट्रोल करता है। और ये जो मायोसिन फिलामेंट हेड्स है वो इस एक्टिन पे बाइंड होगा। ठीक है, ये जो हेड आपको दिख रहा है पर्पल कलर का, वो इस येलो बीड्स लाइक स्ट्रक्चर, ये जो मोती जो स्ट्रक्चर है उसके साथ अटैच होगा, और उसके बाद उसको आगे खींच के यहाँ पे मसल कंट्रैक्शन होता है। तो मसल कंट्रैक्शन के लिए एक थ्योरी दिया गया है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अभी आपको पता चला एक्टिन क्या है, मायोसिन क्या है, ट्रोपोनिन क्या है, ट्रोपोमायोसिन क्या है। ओके, और जो मायोसिन है उस पे कौन से स्ट्रक्चर्स है, जैसे कि एक्टिन बाइंडिंग साइट्स है, एटीपी बाइंडिंग साइट्स है, वैसे ही एक्टिन पे मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, ट्रोपोनिन बाइंडिंग साइट है, ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट्स है। तो आपने ये सब जाना। तो ये जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है मसल कंट्रैक्शन के लिए, सो this theory was proposed by H. E. Huxley and J. Hansen and F. A. F. Huxley and R. Niedergerke in 1954। सो जो अरेंजमेंट है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट का एक सार्कोमियर में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैकेनिज्म ऑफ muscle contraction. So it is proposed that muscle contracts by the actin and myosin filament sliding past each other, as sarcomere is a unit of muscle contraction. Its length contracts result in whole muscle contraction. During contraction, length of A band remains same, whereas length of I band and H zones get shorter। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है, जो ये थ्योरी जिसने दिया था वो बोल रहा है कि जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है एक सार्कोमियर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मसल कंट्रैक्शन में। तो जो मसल कंट्रैक्शन होता है बाय एक्टिन और मायोसिन, उसके लिए एक थ्योरी दिया है जिसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो वो कैसे होता है कि जो ये थिक और थिन फिलामेंट है वो एक दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग की वजह से जो साइज है मसल्स का वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। सो अगर हम बोलेंगे कि जो सार्कोमियर है विच इज़ द यूनिट ऑफ मसल कंट्रैक्शन, उसका जो लेंथ है वो क्या हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, जिससे मसल कंट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो अगर हम कंट्रैक्शन की बात करेंगे तो जो ए बैंड है, तो ए बैंड में क्या होता है, ए बैंड में सिर्फ ए बैंड में थिक फिलामेंट और जो ओवरलैपिंग थिक और थिन फिलामेंट्स है वो आते हैं। तो इट रिमेन्स सेम। तो अगर मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से ताकि आपका रिमाइंड में आ जाए, जो ये जो ए फिलामेंट है, ठीक है, वो क्या रहता है, सेम रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो इसका साइज में कोई चेंजेस नहीं आता है। बट जो ये आई बैंड आपको दिख रहा है,
ओके, जो ये आई बैंड आपको दिख रहा है वो छोटा हो जाता है, क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और जो एच जोन है, ठीक है, एच जोन सिर्फ थिक फिलामेंट का है, आई जोन सिर्फ थिन फिलामेंट का है। तो ये दोनों जोन्स क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिससे जो मसल्स क्या होता है, मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट आगे। तो इन्होंने ये बताया कि जो ए बैंड है वो सेम रहता है उसका शेप, बट जो आई बैंड और जो एच बैंड है वो शॉर्टर हो जाता है। तो जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी क्या करता है, मेनली जो स्केलेटल मसल कंट्रैक्शन जो मैकेनिज्म है उसको एक्सप्लेन करता है। तो जो मसल फाइबर है, इट इज़ फॉर्म्ड ऑफ टू कंट्रेक्टाइल प्रोटीन, जो अब मैंने आपको बताया था, एक्टिन और मायोसिन, दैट इज़ द थिन फिलामेंट एंड थिक फिलामेंट। तो जो मायोसिन फिलामेंट है उसके बहुत सारे हेड्स रहते हैं जो एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड होता है। देन जो एक्टिन फिलामेंट है, दे आर एसोसिएटेड विद टू अदर रेगुलेटरी प्रोटीन, दैट इज ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो जो एक्टिन है, मायोसिन है, उसके बहुत सारे हेड्स हैं जो एक्टिन के साथ बाइंड होता है। और अगर हम एक्टिन की बात करेंगे तो एक्टिन राउंड लाइक स्ट्रक्चर से है, ठीक है, उसके साथ दो और असिस्टेंट भी प्रेजेंट है जो उसको कंट्रोल करता है, दैट इज़ द ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन जो ट्रोपोमायोसिन है इज ए लॉन्ग प्रोटीन दैट रन्स अलोंग द एक्टिन फिलामेंट एंड ब्लॉक्स द मायोसिन हेड बाइंडिंग साइट्स। ठीक है, तो ये जो ट्रोपोमायोसिन है वो क्या करता है, जो एक्टिन बाइंडिंग मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है उसको ब्लॉक कर देता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, एक मिनट। इसमें तो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये क्या है, दिस इज द एक्टिन बाइंडिंग साइट जो हमारे मायोसिन हेड पे है। और आपको ये जो ब्लू कलर के ऊपर जो ग्रीन कलर दिख रहा है, दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट। तो ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है और जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है, इस राउंड गोल गोल जो आपको दिख रहा है एक्टिन पे, तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, वो बाइंड होते हैं लाइक दिस। यहाँ पे देखो इस नीचे वाले स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये जो दोनों बाइंड होते हैं तभी जो मसल कंट्रैक्शन है वो हो पाता है। तो अब जो ट्रोपोमायोसिन है जो मैंने आपको अभी बताया, उसका काम क्या है, देखो इस स्ट्रक्चर में, देखो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ये जो ट्रोपोमायोसिन है, दैट इज़ द जो आपको जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्नेक लाइक स्ट्रक्चर है, वो एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को उसने क्या किया है, कैप्चर किया हुआ है। तो ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है मायोसिन के ऊपर, तो वो इस पे बाइंड नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि जहाँ पे बाइंड होना है वहाँ पे ऑलरेडी ट्रोपोमायोसिन प्रेजेंट है। तो वही मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है चार्जर और मोबाइल का, तो अगर सॉकेट ही अवेलेबल नहीं होगा तो चार्जर यहाँ पे अटैच नहीं हो पाएगा। तो जो मायोसिन है एक्टिन बाइंडिंग साइट पे बाइंड नहीं हो पाएगा क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। तो अब देखो ऊपर जो ट्रोपोनिन है, वो ट्रोपोनिन इस ट्रोपोमायोसिन के जो आपको यहाँ पे येलो कलर का दिख रहा है, ठीक है, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज द ट्रोपोमायोसिन, उसके ऊपर अटैच है। तो यहाँ पे कैल्शियम का क्या रोल है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही कैल्शियम इस ट्रोपोमायोसिन कम्प्लेक्स पे बाइंड होगा, सॉरी ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स पे बाइंड होगा, तो जैसे ही कैल्शियम बाइंड होता है वो इस ट्रोपोमायोसिन को, जो रस्सी जो दिख रहा है आपको, उसको मायोसिन बाइंडिंग साइट से हटा देता है। अब ये जो साइट्स हैं जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, दीज आर नाउ अवेलेबल फॉर बाइंडिंग ऑफ मायोसिन। अब देखो अवेलेबिलिटी होने की वजह से जो मायोसिन है वो यहाँ पे अटैच हो पाया। इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है जो ये मायोसिन हेड है वो एक्टिन के साथ अटैच हो पाया। क्यों? क्योंकि जो ट्रोपोमायोसिन जो रस्सी लाइक स्ट्रक्चर है उसने इस एरिया को खाली कर दिया। ओके, तो मैंने आपको समझाने के लिए जो डायग्राम है वो दिखाया है। देन तो ये हो गया ट्रोपोमायोसिन और कैल्शियम के बारे में बातें। अब हम देखेंगे एक्चुअल जो मसल कंट्रैक्शन है वो कैसे होता है, जो अभी मैं आपको बता रहा था जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है। तो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में वो क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग ट्रोपोमायोसिन इज ए लॉन्ग प्रोटीन, जो आपको बताया मैंने यहाँ पे अभी आपको। ट्रोपोनिन के बारे में भी बताया आपको। ट्रोपोनिन तीन का प्रोटीन से बना होता है, ट्रोपोनिन वन, ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन सी। तो जो ट्रोपोनिन वन है वो एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड होता है। ट्रोपोनिन टी
ट्रोपोमायोसिन के साथ बाइंड होता है और जो ट्रोपोनिन सी है वो कैल्शियम के साथ बाइंड होता है। तो जो यूनिक स्ट्रक्चर है ट्रोपोनिन का इज़ द बेसिस फॉर द एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग। तो जो ट्रोपोनिन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट है, वो बेसिक है किसके लिए, जो एक्साइटेशन कंट्रैक्शन होता है उसके लिए। तो जब एक डीपोलराइजेशन या कोई सिग्नल आएगा हमारे ब्रेन से, तो वो सिग्नल हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस तक पहुंचेगा। देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में तब जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में जब पहुंचेगा तो वो सिग्नल हमारे मसल्स तक पहुंचता है। उन्हें यहाँ पे दिखाया नहीं है, मैं आपको दिखा देता। ठीक है, तो वो जो सिग्नल हमारे मसल्स तक पहुंचता है, मसल्स तक पहुंचने के बाद हमारे मसल्स में एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक करंट जैसा जनरेट होता है। वो करंट हमारे पूरे मसल्स में फैल जाता है। जब हमारे पूरे मसल्स में फैलता है तो वो जो करंट है वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू हमारे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम या जो मेन हमारा मसल्स है उसके अंदर तक पहुंचता है। जैसे वो अंदर तक पहुंचेगा वहाँ पे कैल्शियम है वो रिलीज होगा कहाँ से, एंड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ठीक है, तो टी ट्यूब्यूल्स क्या करता है, टी ट्यूब्यूल्स उस एक्शन पोटेंशियल को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचाता है। मैं और एक आपको डायग्राम दिखाऊंगा इसमें मेनली गूगल में ले जाके। ओके, एक आप इसमें डायग्राम देख सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से जो सिग्नल है वो पहुंचता है। तो इस डायग्राम में आपको दिखाऊंगा मैं। तो ये क्या है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे, जहाँ पे मसल और न्यूरॉन्स का क्या होता है अटैचमेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से वहाँ से सिग्नल पास ऑन हो रहा है हमारे मसल्स के पास। ठीक है, तो वो सिग्नल एसिटाइलकोलिन के फॉर्म में रहता है, हमें सिग्नल से कुछ लेना देना नहीं है। तो जैसे सिग्नल पहुँचेगा तो ये जो हमारा मसल सेल्स है वो एक्साइट हो जाएगा और वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल एक करंट पास होगा। ठीक है, तो वो जो करंट है वो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ पे पहुँचता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये जो है आपको दिख रहा है, दिस इज़ द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है दिस इज़ द टी ट्यूब्यूल। तो टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पहुँचता है, सेल के अंदर, मसल सेल्स के अंदर। देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होता है, कैल्शियम रिलीज होता है। तो ये कैल्शियम अब कहाँ पे जाके बाइंड होगा, इस ट्रोपोनिन पे जाके बाइंड होगा। ठीक है, जैसे ही ट्रोपोनिन पे बाइंड होगा तो ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंड होते ही क्या होगा, ट्रोपोनिन पे कैल्शियम बाइंड होते ही ये जो ट्रोपोनिन है वो इस ट्रोपोमायोसिन को उसके डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज कर देता है, उसको रिमूव कर देता है। कहाँ से, जो ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स है, जो आपको ये ग्रीन कलर के जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज द मायोसिन बाइंडिंग साइट, वहाँ से उसको हटा देता है। देखो विदाउट कैल्शियम ऐसा है, इस राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर है। तो जब कैल्शियम बाइंड होगा इस ट्रोपोमायोसिन ट्रोपोनिन पे, तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो इन ग्रीन ग्रीन कलर के जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है या ग्राउंड जो यहाँ पे बना हुआ है वहाँ से रिमूव हो जाता है। दैट इज़ द, जिसको अगर हम बोलेंगे एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट से वहाँ से रिमूव हो जाते हैं। अब जैसे ही रिमूव होगा जो ये एक मायोसिन हेड है वो उस पर अटैच हो जाता है। ठीक है, अटैच हुआ, अटैच होने के बाद अब वहाँ पे मसल कंट्रैक्शन होगा या जो स्लाइडिंग होगा वो होता है किसका, उस थिन फिलामेंट का। अभी हम देखेंगे धीरे धीरे करके। सो दिस, ये जो कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन सी पे, तो उससे क्या होता है, जो मायोसिन हेड है अब वो एक्टिन के साथ बाइंड हो पाता है, क्योंकि अब मायोसिन बाइंडिंग साइट्स एक्टिन पे ओपन हो गए या अवेलेबल हो गए हैं, जिससे जो मायोसिन है वो इजीली बाइंड हो जाता है और एक क्रॉस लिंक फॉर्म करता है। देन
जैसे क्रॉस लिंक फॉर्म करता है तो एक वहाँ पे पावर स्ट्रोक होता है. सो द पावर स्ट्रोक देन occurs एज द मायोसिन हेड्स pivots in a rowing motion, moving the actin past the myosin towards the my M line. ठीक है, तो वहाँ पे एक पावर स्ट्रोक होता है. हमने कभी किश्ती चलाया होगा तो आपने देखा होगा वहाँ पे ब्लेड्स रहते हैं कश्ती में, जिसको हम पंखा बोलते हैं. ठीक है, तो जब आपको आगे मूव होना है तो हम क्या करते हैं, पंखे को पानी में डाल के फिर उस पंखे को इस तरह से मूव करते हैं. ठीक है, सेम उसी तरह जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन पे बाइंड होता है और एक्टिन को इस तरह मूव करता है. जैसे ही वो मूव करेगा तो वो आगे की तरफ चला जाता है. आप खुद इमेजिन कर लो कि आप कश्ती में बैठे हो और आपने पानी में अपने ब्लेड को डाल दिया. ब्लेड को डालने के बाद अगर आपको आगे जाना है तो आप क्या करोगे, पानी में ब्लेड को पीछे की तरफ मूव करोगे तो आपकी किश्ती आगे की तरफ जाएगी. ठीक है, अगर आपने उसी ब्लेड को पानी में डाल के अगर आपने उसको आगे की तरफ मूव किया, आगे की तरफ उसको डायरेक्शन दिया तो आप पीछे की तरफ चले जाओगे. ठीक है, तो वैसे ही आप इमेजिन करो कि जो मायोसिन हेड है वो एक्टिन फिलामेंट पे बाइंड होता है. बाइंड होने के बाद उसको पीछे की तरफ वो मूव करता है, तो जिससे क्या होता है, वो जो थिक फिलामेंट है वो खुद आगे की तरफ मूव होता है और एक्टिन पीछे की तरफ मूव होता है. जिससे क्या होता है, जो मसल से फाइबर से जो एक्टिन मायोसिन है वो एक दूसरे पे ओवरलैप कर जाते हैं. तो एक बार मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ. इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में अब देखो, यहाँ पे एक्टिन बाइंड हो गया किस पे, सॉरी मायोसिन जो हेड है वो बाइंड हो गया एक्टिन पे. बाइंड होने के बाद देखो यहाँ पे बाइंड हो गया. बाइंड होने के बाद इसने क्या किया, एक पावर स्ट्रोक किया. पावर स्ट्रोक मीन्स उसको थोड़ा सा ये झुक गया तो ये जो एक्टिन मायोसिन वो आगे की तरफ मूव कर गया. मूव करने के बाद वो फिर से अपने पोजीशन में वापस आ गया. देन वैसे ही फिर से वो अटैच होगा. इस तरह कर करके वो जो ये एक्टिन के जो साइज है वो क्या कर देता है, वो छोटा कर देता है. देखो, दिस इज द सार्कोमियर. यहाँ पे पूरा थिक और थिन फिलामेंट ओवरलैप कर रहे हैं, जिससे इसका साइज क्या हो गया, इस सार्कोमियर का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया. तो हम फिर वापस जाएंगे यहाँ पे. तो सबसे पहले अगर हम मसल कंट्रैक्शन में देखेंगे, सो दैट इज़ द ब्लॉकिंग ऑफ मायोसिन हेड. तो जो मायोसिन हेड है वो ब्लॉक हो जाते हैं बिकॉज जो एक्टिन हेड है दे आर ऑक्युपाइड बाय द ट्रोपो मायोसिन. सो एक्टिन एंड मायोसिन ओवरलैप्स ईच अदर फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज. द क्रॉस ब्रिज इज एक्टिव ओनली व्हेन मायोसिन हेड अटैच like hook to actin filament. When muscle is at rest, the overlapping of actin filament to the myosin head is blocked by tropomyosin. The actin myofilament is said to be in off position. तो नॉर्मली एक्टिन और मायोसिन क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को बाय फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिजेस. ये जो क्रॉस ब्रिज है वो एक्टिव कब होता है, जब मायोसिन हेड एक्टिन के साथ एक्टिन फिलामेंट के साथ बाइंड होता है, तभी वहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होते हैं. बट जब मसल रेस्ट पे होता है तो ये जो ट्रोपोनिन जहाँ पे एक्टिन बाइंड होता है, जिस जगह पे एक्टिन बाइंड होता है वो जो जगह है इस ट्रोपोनिन सॉरी एक्टिन फिलामेंट पे वो कवर रहता है बाय ट्रोपोमायोसिन. ट्रोपोमायोसिन उस जगह को कवर करके रखता है. तो जैसे ही मसल कंट्रैक्शन स्टार्ट होगा, वो जो जगह इस ट्रोपोमायोसिन ने कवर की थी वहाँ से वो हट जाता है और वो जगह अवेलेबल हो जाती है, और जो मायोसिन है हेड है वो उस पर अटैच हो जाता है हमारे एक्टिन फिलामेंट पे. तो अब यहाँ पे देखो, अभी देखो अटैच नहीं है. ओके, यहाँ पे किसी जगह पे भी अटैच नहीं है क्योंकि ये जो ट्रोपोमायोसिन है उसने ऑक्युपाई किया हुआ है एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को, किसके ऊपर, एक्टिन के ऊपर. अब हम देखेंगे यहाँ पे, जब ब्रेन से सिग्नल आता है थ्रू न्यूरॉन्स इनटू द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, देन जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा हमारे मसल्स में, तो वो एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ पहुँचता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. देन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज कराता है. जब कैल्शियम रिलीज होने के बाद क्या होता है, देखो, नर्व इम्पल्स कॉजिंग डीपोलराइजेशन एंड एक्शन पोटेंशियल इन द सार्कोलेमा
ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैंने आपको भी बताया। तो जो ये कैल्शियम आयंस है वो बाइंड होते हैं किस पे, जो ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स है वहाँ पे, मेनली ट्रोपोनिन सी पे। तो जिससे क्या होता है, जिससे ये जो ट्रोपोनिन है उस ट्रोपोमायोसिन को हटा देता है एक्टिन मायोसिन बाइंडिंग साइट से, एक्टिन के ऊपर से। इसमें दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखो, जैसे ही कैल्शियम बाइंड हुआ, जैसे ही कैल्शियम बाइंड हुआ किसके ऊपर, इस ट्रोपोनिन के ऊपर, तो उसने क्या किया, ये जो ग्रीन कलर के आपको दिख रहे राउंड, दिस इज़ द मायोसिन बाइंडिंग साइट्स, उनको अवेलेबल करा दिया ताकि जो मायोसिन है वो उसके साथ अटैच हो सके। यहाँ पे देखो, इन एब्सेंस ऑफ कैल्शियम, ये जो पूरा ग्रीन कलर का एरिया है वो कवर है, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का एरिया है वो क्या है, वो अवेलेबल है। तो इसका अवेलेबल कैल्शियम की वजह से हो रहा है, क्योंकि कैल्शियम बाइंड होता है ट्रोपोनिन पे, तो ट्रोपोनिन इस रस्सी को हटा देता है उस ग्रीन एरिया से, ताकि जो मायोसिन हेड के ऊपर जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है वो उस एक्टिन के साथ बाइंड हो जाए और वहाँ पे उन्हें वो बॉन्ड दिखा सके या क्रॉस ब्रिज फॉर्म कर सके। ओके, देन ये हो गया हमारा कैल्शियम का रोल। उसके बाद जब क्रॉस ब्रिज फॉर्म हुआ, सो व्हेन मायोसिन हेड अटैच लाइक हुक्स to the neighboring actin filament, active cross bridge is formed. The cross bridge between actin and myofilament act as an enzyme। ठीक है, तो जैसे ही एक्टिन बाइंड होगा किस पे, मायोसिन हेड पे, तो वहाँ पे क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा, एक एक्टिव क्रॉस ब्रिज फॉर्म होगा। तो ये जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहा है किसके बीच में, एक्टिन और मायोसिन के बीच में, तो वो एक एंजाइम की तरह काम करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मायोसिन एटीपीएस। तो अगर एटीपी प्रेजेंट होता है मायोसिन के ऊपर, तो जो मायोसिन है वो एटीपी को कन्वर्ट करेगा किसमें, एटीपी और एडीपी और फॉस्फेट में। सो द एंजाइम मायोसिन एटीपीएस हाइड्रोलाइजेस ATP stored into ADP and inorganic phosphate and release energy. This release energy is used for movement of myosin head toward actin filament। तो मायोसिन के ऊपर ऑलरेडी ATP अटैच है, ठीक है। तो जैसे ही जो ATP, ये जो हेड है मायोसिन हेड, इस एक्टिन के साथ बाइंड होगा, तो जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है इस मायोसिन हेड की, दैट इज़ द एटीपी हाइड्रोलेस, जो एटीपी का ब्रेकडाउन करता है, तो वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही एक्टिवेट होगा तो मायोसिन हेड के ऊपर जो एटीपी बाइंड है उसका कन्वर्शन होता है किस में, एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। तो जो एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई, वो एनर्जी यूज़ होती है किसके लिए, मेनली उस मसल्स को या उस एक्टिन को आगे खींचने के लिए। ओके, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही एनर्जी रिलीज होगा, सो दिस रिलीज एनर्जी इज यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ मायोसिन हेड्स टुवर्ड एक्टिन फिलामेंट। तो एक्टिन फिलामेंट की तरफ वो मूव करता है। सो द मायोसिन हेड टिल्ट्स एंड पुल एक्टिन फिलामेंट अलोंग सो दैट मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट स्लाइड ईच अदर। तो जब एटीपी एनर्जी रिलीज होगा तो वो एनर्जी यूज़ करता है मेनली जो एक्टिन फिलामेंट है उसको फॉरवर्ड की तरफ मूव करने के लिए, जिससे जो एक्टिन है और जो मायोसिन है वो एक दूसरे पे ओवरलैप करता है या स्लाइड करता है। क्या करता है, स्लाइड करता है। अब देखो, अब अपने दोनों हाथों को लो, ठीक है, तो अपने फिंगर्स को ओपन करो और एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड करो। ओके, इन पैरेलल रीजन, ठीक है, इन पैरेलल पोजीशन। तो क्या होता है, आपकी जो उंगलियां हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के। तो वैसे ही ये जो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट है वो क्या करते हैं, एक दूसरे के ओवरलैप हो जाते हैं। सो द अपोजिट एंड ऑफ एक्टिन मायोफिलामेंट विद इन ए सार्कोमियर मूव टुवर्ड ईच अदर रिजल्टिंग इन मसल कंट्रैक्शन। तो इस स्लाइडिंग की वजह से क्या होता है, जो ये सार्कोलेमा का जो जेड लाइन है वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, मतलब क्लोज होने की कोशिश करते हैं, जिससे जो मसल का साइज है वो क्या हो जाता है, वो क्लोज कम हो जाता है, जिसको हम मसल कंट्रैक्शन बोलते हैं। आफ्टर स्लाइडिंग द क्रॉस ब्रिज डिटैच एंड द एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके, तो जैसे ही उसने माइस एक्टिन को आगे की तरफ, पीछे की तरफ पुश किया, पुश करने के बाद वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं, ताकि
वो नेक्स्ट एक्टिन के साथ बाइंड हो सके। उन्होंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए, देखो ये जो आपको ब्लू कलर के दिख रहा है यहाँ पे छोटा सा, वो उन्होंने समझाने के लिए बताया कि पहले जो एक माइसिन हेड है वो यहाँ पे अटैच हुआ, उसके बाद उसने उसको आगे पुल किया। अब देखो ये थोड़ा सा आगे पहुँच गया है। अब ये जो माइसिन हेड है वो अब यहाँ पे जो लास्ट वाला है यहाँ पे जाके अटैच होगा। ओके, इस तरीके से क्या होता है, जो मसल्स है वो आगे पहुँचते जाते हैं और मसल कंट्रैक्ट होते जाता है। ओके, so the active cross bridge form and reform for 5 to 100 time within a second using ATP in rapid fashion. Therefore, muscle fiber consist of numerous mitochondria. ओके, अब यहाँ पे देख सकते हैं तो जो मायसिन है एक्टिन को उसने आगे पुश किया, तो ऐसे बहुत सारे एक्टिव ब्रिजेस फॉर्म होते हैं, क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म होते हैं बहुत बार मसल कंट्रैक्शन में, ठीक है, जिससे फाइनली और ये जो मसल कंट्रैक्शन हो रहा है या जो क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो रहा है बहुत ही फास्ट होता है, कम से कम 50 से 100 टाइम पर विद इन सेकेंड। ओके, जिससे जो मसल्स है वो जल्दी से जल्दी कंट्रैक्शन दिखाते हैं। तो जो मसल कंट्रैक्शन है मेनली किसका, सार्कोमियर का, इट कंट्रैक्ट्स बाय 30 to 60% ऑफ इट्स लेंथ। जो जितनी उसकी हाइट लेंथ होगी उससे वो 30 to 60% क्या करता है, मसल कंट्रैक्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। तो सबसे पहले मायोसिन हेड स्प्लिट एटीपी एंड बिकम्स ओरिएंटेड एंड री एनर्जाइज। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मायोसिन हेड बाइंड टू एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज। तो जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा एक मायोसिन बाइंडिंग साइट्स ओपन हो जाएंगे और जो ये मायोसिन है वो इस एक्टिन फिलामेंट पे अटैच होगा। एक्टिन फिलामेंट पे जब अटैच होगा उस टाइम पे वो एडीपी उसके पास रहता है। देन जब वो अपना नेक झुकाता है तो उस टाइम पे माइसिन हेड रोटेट्स फॉरवर्ड सेंटर ऑफ द सार्कोमियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रोक बोलते हैं। देन वहाँ पे फिर से एनर्जी एंटर हो रही है। एज माइसिन हेड्स बाइंड्स एटीपी द क्रॉस ब्रिज डिटैच फ्रॉम एक्टिन। जैसे ही माइसिन हेड्स पे एटीपी बाइंड होगा तो ये जो क्रॉस ब्रिज है वो डिटैच हो जाएगा किसके साथ, एक्टिन के साथ। देन उसके बाद जो चौथा है दैट इज द माइसिन हेड्स स्प्लिट एटीपी एंड बिकम्स रीओरिएंटेड एनर्जाइज। ठीक है, तो ये जो एटीपी यहाँ पे फॉर्म हुआ है वो फिर से क्या होगा, वो हाइड्रोलाइज होगा एडीपी में। एंड जो ये फिलामेंट है मायोसिन वो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा और दूसरे किसी एक्टिन फिलामेंट के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ मसल कंट्रैक्शन। तो इस तरीके से क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन होता है। अब देखो हम चेंजेस क्या होते हैं मसल कंट्रैक्शन के टाइम पे वो हम देखेंगे। अभी तो हमने देखा एक्टिन फिलामेंट ओवरलैप करते हैं, ठीक है, एक्टिन कैसे सॉरी मायोसिन हेड कैसे उसको आगे की तरफ खींच के लेके आता है। अभी हम देखेंगे क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं मसल कंट्रैक्शन में। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल चेंजेस देखेंगे। तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस में क्या होता है, पहले जो ब्रेन से सिग्नल आता है, ब्रेन से सिग्नल आने के बाद हमारे न्यूरॉन्स तक, हमारे मसल सेल्स तक वो सिग्नल पहुंचता है। देन जैसे सिग्नल पहुंचता है तो वहाँ पे जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है मसल्स का वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर नॉर्मल -70 मिली वोल्ट होगा तो जैसे सिग्नल पहुंचता है ब्रेन से तो वो जो -70 मिली वोल्ट है वो चेंज हो जाता है और +20 मिली वोल्ट हो जाता है। तो ये हमको इलेक्ट्रिकल चेंजेस देखने को मिलता है। साथ साथ में जब ये एक्शन पोटेंशियल है, जो सिग्नल है वो मसल सेल्स में एंटर होता है और मसल सेल्स में एंटर होने के बाद टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचता है। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम रिलीज होता है। जब कैल्शियम रिलीज होगा तो वो कैल्शियम मेनली कहाँ पे जाके बाइंड होता है, वो कैल्शियम जाके बाइंड होता है जो ट्रोपोनिन है वहाँ पे। ओके, और साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा हुआ है each skeletal muscle fiber is controlled by a motor neuron which conducts signal from the brain or spinal cord to muscle। जो हमारा मसल से ईच मसल फाइबर वो कंट्रोल है कि वो उसका कंट्रोल किसके पास रहता है, जो मोटर न्यूरॉन्स है उसके पास, जो सिग्नल लेके आता है फ्रॉम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड टू द मसल्स। तो जो मोटर न्यूरॉन्स है वो ब्रेन से आपके मसल्स तक सिग्नल पहुंचाता है। So the area of the sarcolemma on the muscle fiber that interact with neurons is called the motor end plate।
तो जहाँ पे न्यूरॉन और मसल्स एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मोटर एंड प्लेट बोलते हैं। देखो ये जो पार्ट है दिस इज द मोटर एंड प्लेट. So the end of the neuron axon is called the synaptic terminal and it does not actually contact the motor end plate. तो ये जो पार्ट है दिस इज द मोटर एंड प्लेट. और जो न्यूरॉन्स है दैट इज द पोस्ट जो टर्मिनल है, पोस्ट टर्मिनल या सिनेप्टिक टर्मिनल. तो उसके बीच में जो ये पार्ट पड़ता है मसल्स के ऊपर तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मोटर एंड प्लेट. सो इलेक्ट्रिकल signal travel from the neurons axon which branches to the muscles and connect it to individual muscle fiber at a neuromuscular junction. ठीक है, तो जो सिग्नल है वो ब्रेन से पहुंचता है हमारे मसल्स के पास, मेनली जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है उसके पास. देन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से पहुंचता है कहाँ पे, हमारे डिफरेंट मसल्स में, एंड हमको मसल कंट्रैक्शन देखने को मिलता है. तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल चेंजेस. अगर हम केमिकल चेंजेस की बात करेंगे, स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करेंगे, तो स्ट्रक्चरल चेंज में आप देखो दिस इज द सार्कोलेमा. यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, सार्कोलेमा है. अब ये मसल रिलैक्स्ड फॉर्म में, ठीक है, तो यहाँ पे कोई कंट्रैक्शन नहीं हुआ है. अब देखो ये मसल कंट्रैक्ट फॉर्म में. तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस, ए बैंड को देखो, आई बैंड को देखो. ए बैंड यहाँ पे बहुत ही पूरा गायब हो गया. देखो ए बैंड पूरा गायब हो गया, आई बैंड ओके. ए बैंड स्टिल, ए बैंड इज प्रेजेंट हियर, ठीक है, स्टिल ए बैंड क्या है वहाँ पे प्रेजेंट है. साथ साथ में जो एच जोन है दैट इज डिसअपियर धीरे धीरे, क्योंकि एच जोन में सिर्फ थिक फिलामेंट आता है. अब देखो यहाँ पे सिर्फ थिक फिलामेंट का कोई एरिया नहीं है, ना कोई सिर्फ थिन फिलामेंट का एरिया प्रेजेंट है. ओके, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस हमको देखने को मिलता है किसमें, मसल कंट्रैक्शन में. तो ऊपर है दैट इज अ रिलैक्स फॉर्म, जो नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है दिस इज द एक्साइटेड फॉर्म या कंट्रैक्ट फॉर्म. ये हो गया चेंज किस में, एक्टिन और मायोसिन में. अब देखो मायोसिन हेड में क्या चेंज आता है, द हाइड्रोलिसिस इवेंट रिजल्टिंग इन ए कन्फॉर्मेशनल चेंज ऑफ द मायोसिन हेड, चेंजिंग देयर एंगल फ्रॉम 92 डिग्री टू 45 डिग्री रिलेटिव टू एक्टिन फिलामेंट. जो हेड है मायोसिन हेड वो क्या करता है, जो स्ट्रक्चर है जो अपने हेड है उसको चेंज करता है कहाँ, डिफरेंट एंगल्स में, मेनली 90 डिग्री टू 45 डिग्री, जो एक्टिन फिलामेंट नहीं कर पाता है. तो ये हो गया स्ट्रक्चरल चेंज. अगर हम बायोकेमिकल चेंजेस की बात करेंगे तो क्रिएटिन फॉस्फेट, ग्लूकोज, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो ये सब क्या करता है, जो केमिकल एनर्जी है सोर्सेस उसको इंक्रीज कर देता है. तो बायोकेमिकल इवेंट दैट ऑकर्स ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ मसल कंट्रैक्शन एंड लीड्स द रिमाइंडर लीड टू द रिलैक्सेशन. तो यहाँ पे देखो बायोकेमिकल इवेंट जो होते हैं, देखिए एडीपी प्लस P3 प्लस मायोसिन एंड एक्टिन गिव्स अस एक्टिन मायोसिन एडीपी एंड फोस्फेट. देन उसके बाद एक्टिन मायोसिन एटीपी. तो सबसे पहले क्या होता है, मसल कंट्रैक्शन सब्जेक्ट टू फाइन रेगुलेशन वाया द नर्वस सिस्टम, डिस्चार्ज ऑफ मोटर न्यूरॉन्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्टिन एटीपी मायोसिन, वाटर ऐड हुआ एडीपी पी मायोसिन, देन एक्टिन वहाँ पे ऐड हुआ तो एक्टिन मायोसिन एडीपी. देन वहाँ से एडीपी और पाई निकल गया तो वहाँ पे एक्टिन मायोसिन रहता है. देन एटीपी फिर से ऐड होगा, देन एक्टिन मायोसिन एटीपी. तो ये मेनली मसल कंट्रैक्शन में होता है. तो यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रहा है, एडीपी फॉर्म हो रहा है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर्म हो रहा है. So this is all about the muscle contraction एंड मॉलिक्यूलर एंड केमिकल लेवल ऑफ मसल कंट्रैक्शन. अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे पर्सनली पूछ सकते हैं. थैंक यू.